हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूं सोशल साइंस का महत्वपूर्ण जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत पढ़ रहे हैं, डेली ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, लेकिन सप्ताह में 2 दिन आता है, एक दिन आता है जिसमें मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूँ। और अगर आप इन जितने सारा मैं सब्जेक्ट सवाल लाया हूँ, अगर सभी को आप याद कर लिए होंगे, हर वीडियो में 5-5 लाता हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कीजिए। बाकी तो मैं अपनी जिम्मेदारी बखूब निभा रहा हूँ, है ना। टाइम टू टाइम आपके पास वीडियो प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए, इन सभी सवाल को आप तो नोट कर ही लीजिए। मैं तो पीडीएफ तो भेज ही देता हूँ लगभग, है ना। तो पीडीएफ से बेहतर ये है कि वीडियो सब कॉपी में लिख लिया करो। और लिखने से अच्छा है क्या है, लिख लो और लिख करके ताक पे मत छोड़ देना, बक्सा में बंद मत कर देना, अलमारी में बंद मत कर देना, लिख करके उसको याद कर लेना, ठीक है। अब मैं जो समझा रहा हूँ समझिए, समझ करके आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहला सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब सवाल आया हुआ सवाल, क्वेश्चन बैंक समझ लो या प्रीवियस क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी, क्या थी? जब भी सवाल रहे कि कुछ बाधाएं बताइए या कुछ पॉइंट बताइए या कुछ कारण बताइए, तो निम्नलिखित जरूर आप वहाँ पे लिखिएगा, तो वो तरीका होता है लिखने का। पहला है, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे, सबसे पहले, है ना। 300 छोटे छोटे राज्य थे, उसको एकीकरण करना जरूरी था। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं, है ना। इन सभी राज्यों में व्याप्त रूप से राजनीतिक हो रही थी, सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं भी थी। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, है ना। लोगों में राष्ट्र भाव की भावना नहीं था, मतलब अपने देश के प्रति मोहब्बत नहीं था उसके। कैसे, मतलब अपने देश के लिए मर मिटना यही राष्ट्र भाव है, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाना यही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था उसमें, है ना। ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप हो रहा था, है ना। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप हो रहा था तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति भी वहाँ पे थी। तो यही सब 5 कारण इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण 5 कारण है जिसके कारण जो है जर्मनी को एकीकरण करना पड़ा। अगर जर्मनी को एकीकरण नहीं किया जाता तो लोग वहाँ के परेशान होते, राष्ट्रवाद की भावना नहीं पैदा होता। तो लोग, सबसे पहले लोगों ने क्या किया, जर्मनी के जो एकीकरण में जो ने सहायता किया, जो ने इंपॉर्टेंट किरदार निभाया यहाँ पे, सबसे पहले लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। ऐसा काम किया जाए कि लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम पैदा हो, राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति मर मिटने का जज्बा पैदा हो जाए। अगर उस देश में कोई खिलाफ कुछ गलत काम करा तो उसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए तो मेटरनिख भी प्रतिक्रियावादी नीति वहाँ पे चल रहा था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप वहाँ पे था, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। राज्य में व्याप्त रूप से राजनीतिक चल रही थी, सामाजिक धार्मिक विशेषताएं भी वहाँ पे दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात, 300 छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था। तो इन सभी को एकीकरण करना ही एकीकरण कहलाता है। अगला सवाल, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? जैसे रूस की क्रांति जो हुई थी, तो रूसी की क्रांति जो हुई थी, तो बोला क्रांति की पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? आंसर है, क्रांति से पूर्व रूसी कृषकों मतलब ही किसान होता है, की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, है ना। क्रांति से पूर्व जो है रूसी कृषकों की स्थिति कैसी थी? अत्यंत दयनीय थी। मतलब बहुत ही, क्या बोलते हैं, दयनीय मतलब बहुत ही बेकार टाइप का बोलते हैं ना, बहुत ही गरीबी हालत में गुजर रही थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे, मतलब जो भी उनका खेत था तब पहले ही ढंग से पुराने टाइप से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, पूंजी नहीं था, मतलब कृषकों के पास पूंजी नहीं था कि नए ढंग से हम खेती करें, है ना। और करों के बोझ से दबे हुए थे। करों मतलब क्या समझ रहे हैं? गाड़ी वाला कर नहीं, करों मतलब टैक्स, है ना। टैक्स से पूरा दबे हुए थे, ठीक है ना। सरकार के टैक्सों से पूरा जो है बोझ से दबे हुए थे। समस्त कृषक जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था। मतलब कि क्या बोल रहा, पूरे किसानों की जो जनसंख्या है, जितना किसान की जनसंख्या थी उसका 1/3 भाग जो है भूमिहीन, मतलब उसके पास भूमि नहीं थी, जिनकी अर्धासों जैसी थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा कि समस्त किसानों की जनसंख्या का जो 1/3 भाग था भूमिहीन था, और जिनकी जो है अर्धदासों जैसी थी। मतलब समझ रहे ना, दास समझते, दास मतलब पता क्या, दास का मतलब होता गुलाम, है ना। तो किसान गुलाम नहीं होता है,
किसान तो खेती करता अपना, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि किसानों की ज़िंदगी लग रहा कि मैं अब आधा गुलाम हूँ, आधा अधिक गुलाम फील कर रहे थे। तो यही हुआ रूसी क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति, यानी कि किसानों की कैसी हालत थी जब रूस की क्रांति 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी, तब किसानों की हालत कैसी थी इससे पहले, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा इसको, दयनीय थी स्थिति। अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। अब पुराने ढंग से खेती करते थे मतलब कि उनके पास पूंजी नहीं था, पूंजी का अभाव था, इसलिए पुराने ढंग से खेती करते थे। करों से पूरा दबे हुए थे, करों के बोझ से पूरा दबे हुए थे। और समस्त कृषक का जनसंख्या था उसका 1/3 भाग जो है समस्त भूमिहीन थे, और जो जिनकी अर्धदासों जैसी थी, क्या है ना। चलिए तो क्लियर है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पे है, लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आपको काम आएगा। तो पढ़ते हैं पे लेनिन के बारे में। रूस में बोल्शेविक क्रांति का, ये क्या हो रहा है, ये देखें, रूस में बोल्शेविक क्रांति का प्रेरणा लेनिन था। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति 1907 में होता ना, हाँ, तो इसकी प्रेरणा कौन थे, लेनिन थे। उनका जन्म जो है 10 अप्रैल 1870 ईस्वी में के वोल्गा नदी के किनारे सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। वह जारशाही का विरोधी था। मतलब जारशाही समझ, रूस में जार का शासक था, तो वही बोला जारशाही का विरोधी था। मार्क्सवाद का समर्थक था, यानी कि कार्ल मार्क्सवाद जो था उसका समर्थक था, मतलब उसका हामी भर रहा था, उसमें हाँ में हाँ मिला रहा था। लेकिन जो जारशाही था, जो जारशाही कर रहे थे, है ना, तानाशाही जिसको बोलते हैं, उसका विरोधी था। उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कौन सी पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, और बोल्शेविक दल का नेता बन गया। तो बोल्शेविक क्रांति का प्रेरणा थे, इसलिए उन्होंने जो है ना बोल्शेविक दल का भी नेता भी बन गया। 1905 की रूसी क्रांति में उसने भाग लिया था। मार्च 1917 में स्विट्जरलैंड के से रूस वापस आकर उसने बोल्शेविक दल का नेतृत्व ग्रहण करने लगा। अप्रैल थीसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद करिएगा, जो लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस में उसने बोल्शेविक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम स्पष्ट किए। तो अप्रैल थीसिस पुस्तक का नाम है ना, पुस्तक का नाम है। उसने बोल्शेविक दल के उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसके कर्म क्या 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 उसके कार्य होने चाहिए, उनका जो है क्या किया, स्पष्ट किया। लेनिन ने करंस्की की सत्ता समाप्त कर बोल्शेविकों की सरकार स्थापित कर दी। करंस्की की सरकार थी यहाँ पे, तो करंस्की की सत्ता समाप्त करके बोल्शेविकों की सरकार स्थापित की। इस प्रकार रूस में सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी थी, सर्वहारा सरकार बनी थी। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद लेनिन ने रूस के नवनिर्माण का कार्य आरंभ किया, और उसकी मृत्यु 1924 में हो गई थी। और इसमें आपको ये भी लिखना चाहिए कि 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की भी शुरुआत की थी। तो ये था, इसमें से बहुत सारा पॉइंट आप जानते होंगे। लेनिन के जीवन के बारे में लिखना है, यानी कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना, और वो आगे कैसे बढ़े, शॉर्ट में यहाँ पे आपको बताना है। तो इतने सारे लिखेंगे तो मेरे ख्याल से आपका एक पेज तो पक्का, 1 से 1.5 पेज चला जाएगा, एक पेज तो पक्का चल जाएगा, है ना, एक तरफ वाला तो काफ़ी है। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन काफ़ी है ना, याद रहेगा। सवाल को आप कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, बस मस्ती से पढ़ना है, ठीक है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। लेनिन के बारे में कुछ जानने के लिए पढ़ना है कि लेनिन ने अपने कर्तव्य कैसे कैसे निभाया, कैसे कैसे बोल्शेविक क्रांति को आगे बढ़ाया, बोल्शेविकों की सरकार कैसे स्थापित की, ठीक है। अगर इसके बारे में पढ़ना है तो आप किताब भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अप्रैल थीसिस में यहाँ पे बात लाना है। 1921 ला सकते हैं कि 1921 में उन्होंने नई आर्थिक नीति का अपना स्थापना की थी। उनकी मृत्यु जो है 1924, लास्ट टाइम तो मृत्यु आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरू जब जन्म दिए तो मृत्यु देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कितना 3 सवाल हो गया। अगला सवाल पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो ये ज़्यादा लॉन्ग सवाल नहीं है ना, ईजी सवाल है और छोटा सा सवाल है। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, देखिए, भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है। समझ आया सवाल, यानी कि जो भूमंडलीकरण, भू मतलब क्या समझते हैं, भू मतलब भूमि। तो जमीन पे जितने प्रकार के राजनीतिक हो रही है, आर्थिक काम हो रहा है, आर्थिक काम मतलब इनकम वाला काम हो रहा है, सामाजिक जितने सारे सामाजिक हैं, वैज्ञानिक हैं, सांस्कृतिक जीवन है, इसको विश्वव्यापी, विश्व स्तर पर समायोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को
भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करते हैं। भूमंडलीकरण के मतलब हो गया जो अनेक अनेक देश है, अनेक अनेक देशों में राजनीतिक अलग अलग हो रही है, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, इन सभी को विश्वव्यापी करना मतलब विश्व स्तर पर ले जाना, सभी को समान अधिकार मतलब विश्व स्तर पर ले जाना और उनका समायोजन करना। ठीक है, यानी कि सभी को समान रूप से देखना, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों का भौतिक और मनोवैज्ञानिक का स्तर पर एकीकृत करना, यानी कि अलग अलग भागों में लोग भौतिकी रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से अलग अलग जो होते थे उनको एकत्रित करना, जमा करना, इसी को बोलते हैं क्या, इसी सफल प्रयास को बोलते हैं भूमंडलीकरण। ठीक है, आपको याद होगा इसके बारे में। अगला सवाल देखो, और ये सवाल मेरे ख्याल से लास्ट है, छोटा दिख रहा है आपको, चलो ठीक है। मार्टिन लूथर के बारे में संक्षेप में लिखिए। 2 नंबर का सवाल है कि मार्टिन लूथर के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में इसको लिखिए। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था, है ना। सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि मार्टिन लूथर कौन था, धर्म सुधारक, राजनीतिक, समाज सुधारक भी आता है। तो याद रखें मार्टिन लूथर कौन था, धर्म सुधारक था, जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की। कुरीति मतलब क्या समझते हैं, रीति का उल्टा, रीति हो रहा जो रीति है, जो कानून बना हुआ है उस रीति के उल्टा, अकानून, अराजकता इसको बोलते हैं। तो जो रोमन कैथोलिक जो चर्च था उन्होंने जो कुरीतियाँ जो फैला रखी थी उनकी आलोचना करते हुए, मतलब आलोचना समझ रहे ना, आलोचना समझ रहे, हाँ आलोचना मतलब उसकी बुराई करते हुए, आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापना की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मार्टिन लूथर जो है रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की स्थापना करते हुए, आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। ठीक है, यानी कि किताब लिखी। इसकी एक प्रति, क्या बोल रहा, इसकी एक प्रति समझ रहे ना, प्रति समझते हैं, प्रति मतलब फोटो कॉपी, पेज जो जीरोक्स बोलते हैं वही। इसकी एक प्रति मतलब एक पेज जो है मतलब उसी का डुप्लीकेट समझो। इसकी एक डुप्लीकेट जो है विटेनबर्ग गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी। लूथर ने चर्च को इसके माध्यम से शास्त्रार्थ के लिए चुनौती भी दे दी। ठीक है ना, लूथर के लेख आम लोग में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो उन्होंने जो लिखी थी, है ना, उन्होंने जो लिखा था 95 स्थापनाएं, क्या लिखा था, 95 स्थापनाएं। तो इन्होंने क्या किया, जो मार्टिन लूथर था धर्म सुधारक था, धर्म को सुधारने के लिए कर रहा था, लेकिन जो कैथोलिक चर्च था कुरीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने 95 स्थापनाएं लिखी। और लिख के क्या किया, एक प्रति जो एक उसका एक कॉपी जो है, एक फोटो कॉपी जो है उसका एक डुप्लीकेट जो है विटेनबर्ग गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी। लूथर ने चर्च को इसके माध्यम से शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दी। लूथर के लेख आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो जो लोग आए पढ़े वहाँ पे वो बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, आपको मैंने 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करा दिया है। और ये सब सवाल तो खैर इजी वाला सवाल था, कोई हार्ड सवाल नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सवाल याद होगा, और अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक है, आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो मैं गेस करूँगा वही एग्जाम में आ जाए, क्योंकि गेस के मतलब होता है अनुमान करना, अनुमान लगाना। ठीक है ना, तो अनुमान तो लगा दो कि ये क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं कि वो आ ही जाएगा। तो आप अभी से आप पढ़ रहे हो, 1 साल से पढ़ रहे हो, इसका मतलब कि आपको सभी सवाल आना चाहिए, है ना। आप सिर्फ गेस पे मत डिपेंड रहना कि गेस आएगा मिलेगा तो याद होगा, नहीं, आप इसे समझते जाओ। इन बातों को जब समझोगे तो बहुत आपको काम आएगा, आपकी ज़िंदगी में काम आएगा, और आगे भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और क्वेश्चन को नोट करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं इसका PDF भी आपको भेज दूँगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।